अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद रेहान सफ़दर और ये है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल WH मैथमेटिक्स। तो इंशाल्लाह आज हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्राइम नंबर्स के हवाले से इरेशनलिटी को देखा था। हमने कुछ उसकी पर्टिकुलर एग्जांपल्स की थी और उसको जनरलाइज भी किया था हम लोगों ने। आज इंशाल्लाह हम लोग कंपोजिट नंबर्स पर बात करेंगे, यानी कंपोजिट नंबर्स की रैशनैलिटी पढ़ेंगे और इन पर बेस्ड एक जनरल थ्योरम करेंगे। तो एंड तक बनिए रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी आसानी के लिए चलें एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, √12 ले लेते हैं। ठीक है, अब √12 के केस में क्या होगा कि आप यहाँ पे मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने प्राइम नंबर्स के लिए सिनेरियो किया था ना, एग्जैक्टली वही सिनेरियो इधर भी होगा, वही चीज़ें इधर करनी है। सिर्फ कंपोजिट नंबर्स में हल्का फुल्का कोई थ्योरम्स का चेंज आएगा तो वो आप लोग ने नोट कर लेना है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें क्या किया था हम लोगों ने, अगर आपने पिछला लेक्चर, मैं सपोज़ करता हूँ कि आप लोग पिछला लेक्चर देख कर आए हैं, तो पहले वो देख कर आइएगा ताकि आप लोगों को इसके पैटर्न की समझ आ जाए। तो इस उसका पैटर्न क्या किया था, हम लोगों ने कंट्राडिक्टरी सपोज किया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने यानी कि प्रूव क्या करना है कि √12 को इरेशनल प्रूव करना है, या इज़ नॉट अ रैशनल कह लें या इरेशनल कह लें। तो उसके हम लोगों ने उलट सपोज करना करके हम लोगों ने कुछ सपोजिशंस खुद से की, फिर हम लोगों ने उलट सपोज करके हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि हमारी सपोजिशंस रॉन्ग थी, तो वहाँ से हमारा रिज़ल्ट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने सपोज किया, सपोज √12 इज़ इरेशनल, रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें p और q टीचर्स होंगे। और इसके बाद जो है वो p/q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगा, क्योंकि नीचे ज़ीरो नहीं बना सकते हम लोग। और इनका एक एडिशनल प्रॉपर्टी हम लोगों ने खुद से सपोज की थी, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया भी था। ये एडिशनल प्रॉपर्टी हम लोग ज़रूरत के लिहाज से सपोज करते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अंदर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन में एज सच कोई लॉ के तौर पर ये यूज़ नहीं होती, लेकिन जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप लोगों को मैंने जो है आई थिंक पिछले वीडियो में आप लोगों को इसकी रीज़न बताई थी शायद, मैं इधर दोबारा बता देता हूँ। अब मिसाल है, यानी कि बेसिकली यूँ समझ लें कि हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि हमारे पास अगर दो नंबर्स का GCD 1 है, वो अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जो रैशनल नंबर होगा वो अपनी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। मिसाल है, मैं एक रैशनल नंबर लिखता हूँ 8/4। ये मैंने एक रैशनल नंबर लिखा। अब है तो ये भी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, निचला नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ये तो कंडीशन इधर पूरी हो रही है कि ये नॉन ज़ीरो भी है, ये नॉन ज़ीरो भी है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे पास इंटीजर्स भी हैं, और ये p/q की फॉर्म में भी हैं। तो यहाँ पर ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनता है, 2 बन जाएगा। अब आप खुद बताएं, जब हम कैलकुलेशन यानी 2 कह लें या 2/1 कह लें, एक ही बात है। ठीक है, अब आप खुद बताएं कि जब आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो आप लोगों को 8/4 को डील करना ज़्यादा आसान होगा या 2/1 को डील करना, या 2 को डील करना ज़्यादा आसान होगा। ऑब्वियसली 2 को डील करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि कैलकुलेशंस को ज़रा सिंप्लीफाई रखेगा, टर्म्स को छोटा रखेगा, ताकि हम लोग आसानी से कैलकुलेशंस कर सकें। तो इस वजह से फिर अब देखें, यहाँ पे इनका GCD 1 है और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग फिर अपने कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन के लिए, या आप लोग यूँ कह लें कि बहुत कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इसमें भी बड़ा फ़ायदा होगा, वो आप लोग आगे जाके देखेंगे क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये था p/q। ठीक है, हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर किया, इधर से कैंसिल हो गया रूट से, और ये p²/q² आ गया। इधर से हम q² को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो p² इज़ इक्वल टू बेसिकली हमारे पास 12q² आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अच्छा इसको भूल जाएं फ़िलहाल, इसको जहन से निकाल दें, इसके बाद डायरेक्ट इधर आ जाएं। अब अगर आप लोग डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को पढ़ कर आए हैं, इसका आई थिंक लेक्चर नंबर 2 बना था कि लेक्चर नंबर 1 था जिसमें मैंने डिविजिबिलिटी को
एक्सप्लेन किया था, तो मैं उस लेक्चर का लिंक इसमें डाल दूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और मज़ीद अगर आप लोगों ने इन डिटेल डिविजिबिलिटी को समझना है, इसके रिज़ल्ट्स को समझना है, इसके जो थ्योरम्स हैं उनको समझना है, तो मेरी नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट है, तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ डिविजिबिलिटी को एक्सप्लेन किया है। आप लोग वहाँ जाकर देख लें, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अच्छा, तो अब उसमें क्या कहा था हम लोगों ने, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास, अगर हम लोग कहते हैं कि ए डिवाइड्स बी, अगर हम लोग ये कहते हैं, और तो इसका मतलब ये होता है कि ए को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये होती थी कि इसको इम्प्लाई करके हम लोग क्या लिखते थे कि हमारे पास आता होता था बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये चीज़, और सी कोई एक इंटीजर होता था। यानी कि अगर दूसरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो इसका मतलब ये था कि हमें कोई एक ऐसा इंटीजर सी ढूंढना होता था जिसको हम इस डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करके इस बी को हम लोग मतलब यानी कि हासिल कर सकते थे। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर हमें ऐसा इंटीजर सी मिल जाए, किसी भी तरीके से हमें ऐसा इंटीजर सी मिल जाए, सी कुछ भी कह सकते हैं, के एल एम कुछ भी हो सकता है, हम लोग चलो ए बी सी स्पेसिफाई करने के लिए ए बी सी कह लिया, सी को ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है। ए के ऊपर कंडीशन है कि इसने नॉन ज़ीरो होना है, लेकिन सी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, और बी भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ए के ऊपर नॉन ज़ीरो की कंडीशन है, ए पॉजिटिव भी है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये दो ए बी और सी हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। इंटीजर्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो हमारे पास ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन थी। अब इस डेफिनेशन को इधर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू एक इंटीजर है और इंटीजर का स्क्वायर भी एक इंटीजर ही होता है, तो हमें एक क्यू स्क्वायर एक ऐसा इंटीजर मिल रहा है जिसको हम 12 से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास पी स्क्वायर आ जाए। इसका मतलब डिविजिबिलिटी की कंडीशन के मुताबिक 12 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ओके हो गया। अब 12 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ होता है जो ये कहता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट एक नंबर को डिवाइड कर रहा है ना, तो लाजिम बात है कि वो दोनों नंबर, दोनों के दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, या यूँ भी कह सकते हैं कि कम अज़ कम उन दोनों में से एक भी डिवाइड कर सकता है। तो ये रिज़ल्ट है, इधर हम लोगों ने इसका यूज़ किया, और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ होता है। मतलब अगर प्रोडक्ट डिवाइड कर रहा है एक नंबर को, और एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि प्राइम नंबर का जो रिज़ल्ट इससे मिलता जुलता है वो ज़रा डिफरेंट है। उसमें ये होता है कि प्राइम नंबर किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ उन दोनों में से किसी एक को वो प्राइम डिवाइड करेगा। इसमें उलट है, उसमें था यूँ कह लें कि डिवाइड प्रोडक्ट एज अ मतलब नोमिनेटर आया था। ठीक है, इधर प्रोडक्ट एज अ डिनोमिनेटर आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ज़रा सिंपल सी लैंग्वेज में इधर बता देता हूँ। देखें, जो प्राइम नंबर के लिए रिज़ल्ट है ना, उसमें बेसिकली ये होता है कि पी प्राइम नंबर कह लें, वो डिवाइड करता है ए बी को। ए बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, वो दोनों ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है। तो पी डिवाइड इफ़ एंड ओनली इफ़ पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। ठीक है, ये चीज़ होगी। और जो इधर रिज़ल्ट हम लोग यूज़ करें वो बेसिकली ये है कि दो नंबर्स ए बी हैं, वो किसी इंटीजर सी को डिवाइड कर रहे हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी। ठीक है, जो हम लोग इधर रिज़ल्ट यूज़ कर रहे हैं, ये ज़रूरी, ये मतलब यानी कि किसी भी इंटीजर के लिए ट्रू है, बट ये वाला जो है ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए ट्रू होगा। प्राइम नंबर्स के अलावा कोई इंटीजर यानी पी प्राइम के लिए जो है वो ट्रू होगा, अदरवाइज़ ट्रू ये नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हर थ्योरम की, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसकी लिमिटेशन प्राइम तक है और ये किसी पर भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट इस पी स्क्वायर को डिवाइड करें, इसका मतलब 4b और 3b, ये दोनों के दोनों इस नंबर को डिवाइड करेंगे।
और एंड की कंडीशन है, इसमें ये ज़हन में रखिएगा, एंड की कंडीशन है। और एंड में फ़र्क होता है। एंड का मतलब होता है कि वो दोनों की दोनों चीज़ें लाजिम हैं, और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो अब 4 को और 3 को पी स्क्वायर एज सच हम लोगों ने लिख लिया, और 4 डिवाइड पी स्क्वायर को हमने 4 चूँकि 2.2 बनना था, इसी रीज़न के साथ के दो नंबर्स का प्रोडक्ट एक नंबर को डिवाइड करे तो वो दोनों में के दोनों करेंगे। अब इसमें 2 और 2 ही होना था, तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो हम लोगों ने उसको एक बार 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर कर लिया। अब इधर वो दूसरा रिजल्ट लग जाएगा। अब देखें 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, और पी स्क्वायर को हम पी डॉट पी लिख सकते हैं, यानी कि इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 डिवाइड्स पी डॉट पी एंड 3 डिवाइड्स पी डॉट पी। अब देखा जाए तो दो प्राइम नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो थ्योरम हमने यूज़ किया था, ये वाला, ये प्राइम्स के लिए, कि अगर एक प्राइम नंबर किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वो उन दोनों में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि ये चीज़ ट्रू है, ट्रू मतलब मान ली जाए तो ये ट्रू होती है, अगर ये ट्रू मान ली जाए तो ये ट्रू होती है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का ये मतलब होता है। तो अभी इस रिज़ल्ट के मुताबिक जो है वो 2p को डिवाइड, अब चूँकि इधर दोनों सेम ही है तो इसमें कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से हम कहेंगे कि 2 डिवाइड्स पी एंड 3 डिवाइड्स पी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये एक और चीज़ नोट कर लें कि ये वाला जो साइन होता है ये एंड के लिए होता है, और ये वाला साइन जो होता है ये और के लिए होता है। अगर आप लोग सेट थ्योरी जो है वो पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा, वैसे एक जस्ट इन्फॉर्मेशन ज़हन में रख लें। ठीक है। अब फिर वही रिज़ल्ट दोबारा, अब देखें, दो 2 भी पी को डिवाइड करा है, 3 भी पी को डिवाइड करा है, और एंड की कंडीशन के साथ। तो अब जिस तरह ये है ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब अब ये चीज़ हमें मिल गई है। अब हम लोगों ने ये चीज़ बना लेनी है इसी थ्योरम से कि ए बी डिवाइड सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 3.2 या 2.3 डिवाइड्स पी, तो इसका मतलब 6 डिवाइड पी। तो यहाँ से हम फिर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक क्या लिख लेंगे कि p इज़ इक्वल टू 6c फॉर सम c बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर फॉर सम की जो लॉजिक है ना, ये भी मैंने वो नंबर थ्योरी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आई थिंक गॉलमन सेकंड लेक्चर है जिसमें डिविजिबिलिटी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप लोग, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग वो पहले लाजमी देखें, उसके बाद इन चीज़ों को देखें, ताकि आप लोगों को एक डीप अंडरस्टैंडिंग और एक फ़ील आ सके कि ये चीज़ें बेसिकली क्या हैं। तो यानी कि फॉर सम और फॉर ऑल की या ये कंडीशन मैंने उसमें उस लेक्चर में बताई हुई हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन बन गई। तो इधर भी मैं एक यानी कि आप लोगों को सरसरी सा दे देता हूँ कि फॉर सम होता है कुछ वैल्यूज़ के लिए। जिस तरह मैं इधर आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फॉर सम को समझाने के लिए कर रहा हूँ, और फॉर ऑल भी इसी में आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि 2 डिवाइड्स 4x। ठीक है, पहली चीज़ मैं लिखता हूँ 2 डिवाइड्स 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं लिखता हूँ कि 2 डिवाइड्स 4x फॉर ऑल के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर पॉज करके ख़ुद सोचिएगा कि इन दोनों में से कौन सी ट्रू होगी। ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू होगी। ये क्यों ट्रू होगी? क्योंकि देखें, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि हर नेचुरल नंबर के लिए जो है वो, चलें ये थोड़ा सा ऑब्वियस हो गया, हम लोग यहाँ पर 3 कर लेते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब फॉर ऑल एक्स का मतलब है कि एक्स नेचुरल नंबर्स में से कुछ भी लिया जा सकता है, तो ये चीज़ ट्रू होगी। हम लोग देखते हैं, 3 को 1 लें, यानी एक्स को 1 ही ले लें। ठीक है, तो एक्स को 1 लेने से 3 डिवाइड्स 4, 3 क्या 4 को कभी डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, पहली कंट्राडिक्शन आ गई। अच्छा, दूसरी 2 ले लेते हैं हम लोग एक्स को। ठीक है, यहाँ पे 8 बन जाएगा। क्या 3 8 को डिवाइड करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरी कंट्राडिक्शन। अब हम एक्स को 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्स को जब 3 लिया हम लोगों ने, तो 4 3 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, अब 12 को 3 डिवाइड करता है। अब इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे तो 4 के टेबल में कुछ ना कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनको 3 डिवाइड करता होगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ। अब आगे जिस तरह 4 के टेबल में आगे जाके 24 आएगा, तो उसको भी 3 डिवाइड करता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। कुछ ना कुछ हमें इंटीजर मिल जाता है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। तो
अब यहाँ पर फॉर ऑल की कंडीशन तो इसका मतलब ट्रू नहीं है, तो फॉर सम की कंडीशन ट्रू है कि कुछ एक्स के लिए, ज़रूरी नहीं सारे एक्स हों, कुछ एक्स के लिए जो है वो 4 एक्स को डिवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये बस एक अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब समझाने के लिए कि ये फॉर ऑल या फॉर सम, ये जो डेफिनेशन में इस तरह की छोटे छोटे लफ्ज़ लिखे होते हैं, इनका बहुत गहरा या कह लें कि बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुक़ होता है डेफिनेशन की, डेफिनेशन के, यानी कि यूँ कह लें कि एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो अगर आप जो हैं वो कोई सेंसिटिव बंदा कोई पेपर चेक कर रहा होगा, अगर आप लोगों ने फॉर सम की जगह फॉर ऑल लिख दिया तो वो आप लोगों का नंबर भी काट लेगा, हो सकता है वहाँ उसको क्वेश्चन को वो गलत भी कर दे। यानी अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो P इज़ इक्वल टू 6C फॉर सम C बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब हम लोग ये वाली जो इक्वेशन है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक हो गया, हम लोग आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, सेट द कैमरा। ओके हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने वो इक्वेशन इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, तो वो 6C स्क्वायर इज इक्वल टू 12Q स्क्वायर हो गया। अब इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, इसको स्क्वायर ओपन किया, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इस अभिजन से निकाल दें। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ बच गई, 3C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, अब फिर वही लॉजिक जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में लगाई थी कि हमें एक इंटीजर C स्क्वायर मिल रहा है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करें और Q स्क्वायर मिल जाता है, तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सिमिलरली Q को Q डॉट Q लिखें, वही रिजल्ट यूज़ करेंगे। अगर प्राइम किसी दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो उन दोनों में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे दोनों ही Q हैं तो इस वजह से 3 डिवाइड Q हो जाएगा। तो अब देखें, हम लोग यहाँ पर देख लिया था कि 3 डिवाइड्स P, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, मतलब जो ये चीज़ है यहाँ पे 3 डिवाइड्स P था। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अब हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि 3 डिवाइड्स Q भी मिल गया, यानी कि 3 डिवाइड्स P भी है और 3 डिवाइड्स Q भी है। अब यहाँ वर्ड एंड पर गौर करें, एंड मैंने क्यों लगाया, मैं और भी लगा सकता था, मैं कुछ और भी लगा सकता था, या खाली भी छोड़ सकता था, या कॉमा भी लगा सकता था। तो मैंने क्यों एंड क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखें हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि 3P को डिवाइड करता है, और हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि 3Q को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ एंड की कंडीशन लाजिम हो जाएगी कि हमें ज़रूरी है कि एंड लगाना है। ठीक है, एंड नहीं लगाएंगे, खाली छोड़ देंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर अगर थोड़ा लॉजिकल बंदा हुआ तो वो हो सकता है यहाँ पे नंबर काट ले या ना भी काटे। तो आप लोग कोशिश करें कि रिस्क ना लें, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेंगे। एंड का ये मतलब होगा कि 3 इन दोनों को बैक वक्त लाजिमी डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आगे फिर ये GCD की बात करेंगे। अगर हम लोग और की बात करेंगे फिर तो GCD आएगा ही नहीं, GCD का तल्लक ही नहीं बनता और के साथ, क्योंकि GCD देखें ना, GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो कॉमन क्या चीज़ होती है,